हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक है। काफी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। आज की हमारी ये चौथी गहन चर्चा इसी पर है, खासकर भारत अमेरिका संबंधों के जटिल ताने बाने को देखते हुए। हाँ, ये एक ऐसा रिश्ता है जो मतलब लगातार बदलता रहा है। आज हम यूरेशियन टाइम्स में छपे कुछ लेखों के आधार पर इसी के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। सही। और ये चर्चा मेरे ख्याल से यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, साथ ही जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी जानकारी भरी हो सकती है। हमारा मकसद यही है कि क्लिंटन से ओबामा तक के दौर को देखें और फिर 2017 के बाद जो बदलाव आए, खासकर ट्रंप प्रशासन और फिर उसके बाद की एक काल्पनिक स्थिति को भी समझें। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें। बिल्कुल। अच्छा, तो क्लिंटन के समय से शुरू करें। आर्थिक उदारीकरण के बाद नजदीकियां तो बढ़ी। हाँ, बढ़ी तो थी, लेकिन फिर वो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों ने मतलब एक रुकावट डाल दी। पश्चिमी प्रतिबंध लग गए थे। हाँ, वो मुश्किल दौर था। लेकिन फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के समय जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई, वो एक बड़ा यूटर्न था ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मोड़ था वो, क्योंकि इसने न सिर्फ पोखरण के बाद लगे प्रतिबंध हटाए, बल्कि भारत को एक तरह से ग्लोबल न्यूक्लियर व्यवस्था में एक खास जगह दी। तो ये अमेरिका की बदलती रणनीतिक सोच का साफ संकेत था, शायद चीन को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, और फिर ओबामा प्रशासन की पिविट टू एशिया नीति, उसका क्या मतलब था असल में? पिविट टू एशिया उसका मुख्य मकसद था एशिया प्रशांत में अमेरिका की मौजूदगी को मजबूत करना, खासकर चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए। तो इसके तहत भारत के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग को काफी मतलब बढ़ावा मिला, रिश्ता और गहरा हुआ। लेकिन फिर 2017 के बाद हवा का रुख बदला। सही कहा, वो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों वाली बातें पीछे छूट गईं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से लेन देन वाली कूटनीति ज्यादा हावी हो गई, फोकस शिफ्ट हो गया। किस तरफ? रक्षा सौदों पर, व्यापार संतुलन पर और चीन के खिलाफ कड़े रुख पर। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही ट्रंप प्रशासन टीपीपी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हट गया, हाँ, जो एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट था, बिल्कुल, उससे हटने के बावजूद भारत के साथ इसी दौरान महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए, जैसे कॉमकासा और बीका। अच्छा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और बेसिक एक्सचेंज वाले। हाँ वही, ये समझौते दोनों देशों की सेनाओं के बीच मतलब और गहरे तालमेल का रास्ता खोलते हैं। फिर बाइडेन प्रशासन आया, लेकिन चुनौतियां तो बनी रही, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा बना। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के भारी दबाव के बावजूद रूस की सीधी निंदा नहीं की और रियायती रूसी तेल भी खरीदना जारी रखा। रणनीतिक स्वायत्तता कहा गया ऐसे। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। G20 में विदेश मंत्री ब्लिंकन की यात्रा के दौरान मतलब कई मौकों पर तेल खरीद कम करने को कहा गया। पर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई का हवाला देता रहा। हाँ, अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके अलावा वो मूल्यों वाला तनाव भी बढ़ा, जैसे USCIRF जैसी अमेरिकी संस्थाओं ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर भारत की आलोचना की, जिसे भारत ने पक्षपातपूर्ण बताया, अपने अंदरूनी मामलों में दखल। बिल्कुल, तो वो एक और फ्रिक्शन पॉइंट था। अब आते हैं उस काल्पनिक स्थिति पर जिसका जिक्र स्रोत में है। मान लीजिए 2025 के बाद ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आता है, तो स्रोत कहता है कि मानव अधिकारों की आलोचना भले कम हो, व्यापार एक बड़ा मोर्चा बन जाता है। हाँ, उस काल्पनिक सिनेरियो के अनुसार अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन IEEPA यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का इस्तेमाल करता है। ये क्या है? ये एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। तो इसके तहत वो भारतीय निर्यातों पर 10% से 27% तक भारी टैरिफ लगा देते हैं। बाप रे! और भारत को चीन के साथ टैरिफ किंग्स कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये तब भी जब GTRA जैसे थिंक टैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका असल में भारत के साथ व्यापार से कहीं ज्यादा कमाता है, लगभग 80-85 बिलियन डॉलर सालाना। अगर छात्रों का खर्च, डिजिटल सेवाएं, रक्षा खरीद सब जोड़ें तो? हाँ, उन सबको मिलाकर। फिर भी इस काल्पनिक स्थिति में भारत संयम दिखाता है, जवाबी कार्रवाई नहीं करता, टैरिफ कम करने का प्रस्ताव देता है। लेकिन ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। एप्पल को भी चेतावनी। हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ तक कि एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में सप्लाई चेन न लाने की चेतावनी दी जाती है। और फिर ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला, ये क्या है? ये भी उसी काल्पनिक सिनेरियो का हिस्सा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करता है और उसके बाद
ट्रंप प्रशासन दिल्ली से पूछे बिना ही भारत पाक संघर्ष विराम की घोषणा कर देता है। और क्रेडिट खुद ले लेता है परमाणु युद्ध टालने का। हाँ, और इससे होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसे कूटनीति में हाइफिनेशन कहते हैं। मतलब अमेरिका का दोनों को हमेशा एक ही तराजू में तौलना। यही नहीं, वो पाकिस्तान की निंदा भी नहीं करते और IMF से कर्ज भी दिलवाते हैं संकट के बीच। बिल्कुल, एक $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और एक $0.37 ट्रिलियन की संघर्ष करती अर्थव्यवस्था को मतलब एक ही लेवल पे रख दिया। इससे अमेरिका की अविश्वसनीयता सामने आती है उस सिनारियो में। तो सार क्या निकल रहा है? रिश्ता अब लेन देन का है, मूल्यों का नहीं, जैसा तन्वी मदान ने चेताया था। हाँ, काफी हद तक यही लगता है। चीन वाला फैक्टर दोनों को करीब लाता है, लेकिन घरेलू राजनीति और वैश्विक मुद्दे दरारें भी पैदा करते हैं। पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने कहा था ना कि ये यात्रा भू राजनीति की बारूदी सुरंगों से गुजरी है, लेकिन अब झटके शायद ज्यादा तीव्र लगते हैं। मतलब अमेरिका भारत के लिए जरूरी तो है, इंडो पैसिफिक चीन तकनीक के लिए, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये जरूरत का रिश्ता है, दोस्ती या पुरानी यादों का नहीं। और नेताओं के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री कितनी भी अच्छी हो, वो राष्ट्रीय हितों की ठोस हकीकतों को बदल नहीं सकती। संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि भारत अमेरिका संबंध कैसे लेन देन, रणनीतिक स्वायत्तता बनाम दबाव, व्यापारिक तनाव और वो हाइफिनेशन वाले मुद्दों से जूझ रहे हैं। तो यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि इस लगातार बदलते वैश्विक माहौल में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ इस जरूरी लेकिन मुश्किल रिश्ते में संतुलन कैसे साध सकता है? अगर यूरेशियन टाइम्स पर आधारित ये गहन चर्चा आप सबको उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार या सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये UPSC उम्मीदवारों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है।